Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we will deal with the two topics of your chapter metals and non-metals, the chemistry part. The topics are, first is the properties of ionic compounds and the second one will study about the occurrence of metals. ठीक है, तो पहला हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स से बेसिकली आप आयनिक कंपाउंड्स में क्या समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है. आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें दो आयन्स प्रेजेंट हो, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कैटायन या एनायन. जैसे कि NaCl, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग NaCl. NaCl यहाँ पे जो सोडियम वाला पार्ट है दैट इज पॉजिटिव आयन एंड द क्लोरीन द लास्ट पार्ट इज नेगेटिव आयन. ठीक है, तो इन्हीं टाइप के जब कैटायन और एनायन से मिलके कोई कंपाउंड बनता है तो उसको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो इन्हीं कुछ आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट टॉपिक अबाउट प्रॉपर्टीज या फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं जो आयोनिक कंपाउंड्स की है वो ये है कि इनकी फिजिकल नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फिजिकली किस तरीके से दिखते हैं. ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. ठीक है, बहुत हार्ड नेचर के होते हैं. ठीक है, समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस. इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बहुत प्रॉपरली क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे. ठीक है, और होल्ड करके प्रॉपरली रखेंगे तो वो सॉलिड नेचर के हो जाएंगे. सॉलिड हो जाएंगे मतलब हार्ड है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट पूछता है कभी कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, तो इस वजह से क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. नेक्स्ट पॉइंट, और बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस. अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम देखें तो वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब अगर वो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड हार्ड है, सॉलिड नेचर का है, तो क्या होगा, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, हाई होगी. यानी हम उसको जब मेल्ट या बॉईल करने की कोशिश करेंगे उसको बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन लोगों की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों क्या होती हैं, हाई होती हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में बोला है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं यानी जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली सॉल्युबल होते हैं वाटर में. ठीक है, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं इन सॉल्वेंट्स, जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल. अगर देखा जाए तो कैरोसिन और पेट्रोल में जो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं. लेकिन वाटर में अगर इन्हें डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि उनमें वो सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या ये आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? देखिए, the conduction of electricity through a solution involves movement of charged particles. ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी भी सोल्यूशन में जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो मूव करना चालू करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इधर उधर मूव करना, फ्रीली मूव करना चालू करेंगे. अगर मैं पहले एक पॉइंट बताऊं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेसिकली उसको कंडक्ट होने के लिए अगर वो किसी वायर के थ्रू पास हो रही है तो उस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी वो कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती है. तो इसीलिए यहाँ पे जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे. तो सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, अगर हम एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन ले वाटर के अंदर, ठीक है, यानी कि मान लो वाटर है, वाटर के अंदर हमने NaCl सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, NaCl को मिला दिया है, तो इट कंटेन्स आयंस. ठीक है, तो वो आयन कंसिस्ट करेंगे विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन. तो ये क्या करेंगे, एक बीकर में लिया, बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, कैथोड और एनोड. ठीक है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया, एक बीकर लिया, उसमें सॉल्यूशन डाला, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स किया आयनिक कंपाउंड को जैसा इसमें बोला है, और दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे फिट कर दिए. एक इलेक्ट्रोड का नाम था कैथोड, एक था एनोड. ठीक है, एनोड पॉजिटिव वाला, कैथोड नेगेटिव वाला. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो आयंस हैं बेसिकली यानी जो NaCl हैं, ठीक है, NaCl जो सॉल्यूशन हमने जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड इसमें मिक्स किया है, ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा
जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि NaCl है यहाँ पे, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा और जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, आपको पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो किसकी तरफ मूव करना चालू करेगा, कैथोड के पास, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो किस तरफ मूव करना चालू करेगा, एनोड के पास। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब एनोड की तरफ मूव करेगा, और सोडियम जो है वो पॉजिटिव है इसलिए कैथोड की तरफ मूव करेगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, साइड में। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन, जो इस पार्ट में बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बताया है, लेकिन बीच में ये भी बोला गया है कि अगर किसी सॉल्यूशन में हम वाटर मिला रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो इसी को कहेंगे ये कंडक्शन इसी तरीके से होगा, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन का एक पार्ट है। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम आयंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नाउ विल टर्न और विल गेट टू द पॉइंट and the topic named as occurrence of metals, okay? occurrence of metals के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली occurrence of metals में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आज जानेंगे, बाद में हम इसके extractions of metals के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको occurrence of metals के ऊपर सिर्फ उनकी टर्मिनोलॉजीज के रहेगा, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती हैं occurrence of metals में, उनको आप देखिए। सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं occurrence of metals, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। अब सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ मेटल्स होता क्या है, ऑकरेंस मतलब क्या होता है, ऑकरेंस मतलब होता है कि मेटल्स किस तरीके से अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ऑब्टेन हो रहे हैं और किस तरीके से हम उसको अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या किस तरीके से वो ऑब्टेन हो रहा है, वो अकर हो रहा है, ठीक है, उसी को ऑकरेंस ऑफ मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे जिसको आज हम स्टडी करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी बेसिकली क्या है, ये साइंस का ब्रांच है, ठीक है। ये साइंस का ब्रांच है जो डील करता है किस चीज़ से, स्टडी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो, ठीक है। बेसिकली मेटल्स की स्टडी करेगा, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से वो प्रोड्यूस हुआ, किस तरीके कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, कैसे वो प्यूरिफाई हुआ, इन सब के बारे में जो स्टडी किया जाएगा मेटल्स के बारे में, उस साइंस, उस ब्रांच ऑफ साइंस को ही मेटलर्जी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर मेटलर्जी पूछा तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल्स, इट्स प्रोडक्शन, इट्स प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है मेटलर्जी में। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है मिनरल। मिनरल्स क्या होते हैं, देखो, जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में ऑब्टेन हो, आपको अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली मिनरल्स, जो नेचुरली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, उनको कहा जाता है मिनरल्स, ठीक है। तो द नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ क्रस्ट, उसको कहा जाता है मिनरल्स। हमारा थर्ड पॉइंट है ओर्स। ओर्स क्या होता है, ओर्स क्या है, ओर्स क्या है, देखो, जब ये मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कभी क्या होता है, ये मिनरल्स जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स से मिक्सड अप रहते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अमाउंट, उसमें प्रॉफिटेबल अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है, उसका परसेंटेज है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का उस मिनरल में, अगर वो ज़्यादा है तो वो उसका ओर कहलाएगा। जैसे कि एक मान लो ये मिनरल है, इस मिनरल में कॉपर के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ जिंक है, कुछ आयरन है, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें मिक्सड अप है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉपर का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। क्या कहलाएगी, ये कॉपर का ओर कहलाएगा, क्योंकि इससे हमको क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, अब हम इस ओर से जो हमें मिला है, अब इससे हम एक ओर को, एक कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, एक प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। खैर वो बात की बात है, अभी आपको ओर्स समझना है कि ओर्स क्या है। तो ओर्स क्या है, बेसिकली अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन में बोलूँ तो ओर्स क्या होते हैं, अगर हम किसी मिनरल्स का प्रॉफिटेबल अमाउंट या फिर परसेंटेज अगर किसी मिनरल में हाई होता है, किसी एलिमेंट का, किसी एक सब्सटेंस का, तो उसको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ओर कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक आता है गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स जो टर्मिनोलॉजी है, गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं,
देखो गैंग का मतलब ही खुद में इम्प्योरिटी होता है, इस गैंग का मतलब ही क्या है, इम्प्योरिटी, यानी जो भी गंदगी उसके ऊपर लगी हुई है। अब देखो वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है अर्थ क्रस्ट से, तो ऐसा नहीं है कि प्योरली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें जो रहेंगी उसके ऊपर अटैच रहेंगी, चिपकी हुई रहेंगी, जैसे कि सैंड हो गया, कुछ अमाउंट में सॉइल हो गया, कुछ अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स हो गए, उसके ऊपर अटैच रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। उन्हीं को क्या कहा जाता है, गैंग। ठीक है, वो उसको कहा जाता है गैंग पार्टिकल्स, या फिर हम उसको शॉर्ट टर्म में एक प्रॉपर टर्म, अगर सिंपल टर्म यूज करें तो इम्प्योरिटीज, जो उस ओर्स या मिनरल्स के ऊपर अटैच्ड हैं, ठीक है, चिपके हुए हैं, उसको कहा जाता है गैंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर में हम बेसिकली क्या देखेंगे कि कैसे इस गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करके एक प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस पूरे पॉइंट्स में, इस चीज़ों में हमको क्या करना है, एक प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है। लास्ट हमारा प्योर प्रोसीजर हर जगह यही रहेगा, कैसे हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको देखो किस तरीके का प्रोसीजर चल रहा है। अर्थ क्रस्ट से उसको निकालने के बाद उस मिनरल में पर्टिकुलर किस एलिमेंट का, किस सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा है उसको देखा गया। अगर उसमें कॉपर या किसी भी, मान लो जिंक का ही अमाउंट या कॉपर का अमाउंट ज़्यादा है, तो पर्टिकुलर जिंक को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, और कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके गैंग पार्टिकल्स वगैरह को रिमूव कर दें, इम्प्योरिटीज को रिमूव करके लास्ट में उसको क्या किया जाएगा, पूरा प्रोसीजर से फॉलो करके लास्ट में एक प्यूरिफाइड मेटल ऑब्टेन किया जाएगा जो प्योर जिंक होगा। ठीक है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज, कोई भी चीज़ें कंटामिनेट नहीं करती रहेंगी उसको, वो एक प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा लास्ट में। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस चलेगा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा सेशन है वो यहीं एंड होता है इन दो टॉपिक्स के साथ। इसके आने वाले सेशन में, इसके आगे के सेशन में मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम मेटल्स को बेसिकली लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर से उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और लास्ट में एक प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।